The key to UPPCS 2026 is consistent revision. I need to cover general studies thoroughly by December, then focus on current affairs. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अधिकारी पाठशाला में। आज हम लोग क्रॉनिकल मैगजीन की दिसंबर मंथ का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें आर्थिकी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा आर्थिकी में 1 नवंबर से लागू हुए नए बैंकिंग नियम। 1 नवंबर 2025 से भारत सरकार ने बैंकिंग लॉ संशोधन अधिनियम के तहत नामांकन प्रक्रिया को और अधिक लचीला बनाने के लिए एक नए नियम लागू किए हैं। ये प्रावधान बैंक खातों, सुरक्षित कस्टडी में रखे सामान एवं सेफ्टी लॉकर के लिए लागू होंगे। अधिकतम नामांकन अब ग्राहक एक ही खाते और सेफ्टी लॉकर के लिए एक साथ या क्रमानुसार 4 नामांकित व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं। प्रतिशत आवंटन देखें तो ग्राहक प्रत्येक नामांकित को निधि का प्रतिशत भी दे सकते हैं, जिससे कुल 100% आवंटित होगा। नामांकन प्रकार जमा खाते में एक साथ या लगातार नामांकन को अनुमति है, जबकि सुरक्षित कस्टडी एवं लॉकर में केवल क्रमागत नामांकन संभव होगा। अधिनियम का दायरा देखें तो संशोधन 5 प्रमुख एक्ट्स में किए गए हैं, जिनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 मुख्य हैं। इसका उद्देश्य है नियमों का उद्देश्य ग्राहकों के अधिकारों को मजबूत करना, दावा निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना और बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाना है। भारत के 8 उद्योगों की 3% वृद्धि। 21 अक्टूबर 2025 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि भारत के 8 कोर सेक्टर्स का संयुक्त इंडेक्स ऑफ 8 प्रमुख उद्योगों सितंबर 2025 में पिछले वर्ष समान अवधि की तुलना में 3% बढ़ा है। विकास दर देखें तो अगस्त 2025 में 6.5% रही है, सितंबर में घटकर 3% हो गई है। अप्रैल सितंबर 2025-26 में कुल वृद्धि 2.9% होगी। बढ़त वाले सेक्टर देखें तो स्टील 14.1%, सीमेंट 5.3%, बिजली 2.1% और उर्वरक 1.6% में सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। गिरावट वाले सेक्टर प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी, कच्चा तेल और कोयला उत्पादन में कमी आई है। विशेष प्रभाव स्टील उत्पादन में मजबूत रिकवरी, निर्माण, आधारभूत संरचना विकास के लिए केंद्रीय है। चिंता का विषय है ऊर्जा क्षेत्र और खाद्य सुरक्षा में उत्पादन गिरावट सुधार आवश्यक। नेक्स्ट है FAO ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 की रिपोर्ट आई है, जो FAO ने निकाली है। उसमें भारत की रैंक 9th है। इसमें भारत की रैंक आपको याद रखनी है। मुख्य तथ्य देखें तो उसमें वैश्विक वन क्षेत्र दुनिया में कुल वन क्षेत्र 4.14 अरब हेक्टेयर 32% पृथ्वी की भूमि का है। भारत का वन क्षेत्र 72.74 लाख हेक्टेयर विश्व का 2% है। शीर्ष देश इसमें रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका, चाइना मिलकर विश्व के कुल 54 हिस्सा रखते हैं। भारत अब ऑस्ट्रेलिया, कांगो, इंडोनेशिया के बाद 9वें स्थान पर है। भारत की रैंक 9th है, ये आपको याद रखनी है। इसमें वार्षिक वृद्धि देखें तो 2015 से 25 के दौरान भारत में वार्षिक वन वृद्धि 1.91 लाख हेक्टेयर चीन और रूस के बाद तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। वन क्षेत्र में देखें तो 9th है और वृद्धि में देखें तो 3rd रैंक है इंडिया की। वृक्षारोपण अभियान देखें तो केंद्र और राज्य सरकारों के अभियानों का महत्वपूर्ण योगदान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वन संरक्षण में अग्रणी है। नेक्स्ट है हमारा 16वें संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका। 22 अक्टूबर 2025 को जिनेवा में आयोजित 16वें संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन में वाणिज्य उद्योग मंत्री ने भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया है। तो ये मीटिंग कहाँ थी? जिनेवा में। आर्थिक उपलब्धि देखें तो भारत शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में 7% प्लस वार्षिक GDP वृद्धि दर्ज की है। हरित पहल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट
वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में मात्र 3.5% योगदान, जबकि 17% वैश्विक जनसंख्या भारत में है, 17%। और जनसंख्या की दृष्टि में भारत पहले स्थान पर आ चुका है। नेक्स्ट है जलवायु वित्त। विकसित देशों द्वारा $100 अरब जलवायु वित्त न देने की आलोचना, पर्यावरणीय व्यापार अवरोधों पर आपत्ति। वैश्विक पहल CDRI-ISA वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की उपलब्धियाँ, विकासशील देशों विशेषकर वैश्विक दक्षिण के सहयोग पर बल। बुनियादी ढांचा देखें तो PM गतिशक्ति के तहत हर वर्ष 1.3 लाख करोड़ का निवेश, हवाई अड्डे, रेल, सड़कें, जलमार्ग विस्तार। थीम है भविष्य को आकार देना, न्याय संगत, समावेशी और सतत विकास हेतु आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है NPCI द्वारा AI संचालित UPI हेल्प लॉन्च। NPCI द्वारा ये लॉन्च किया गया है। मुख्यतः देखें तो AI सहायक UPI हेल्प डिजिटल भुगतान में फेल या अस्पष्ट लेन देन, मानदेय प्रबंधन, शिकायत ट्रैकिंग के लिए रियल टाइम सहायता प्रदान करेगी। शिकायत निवारण UDIR फ्रेमवर्क के साथ एकीकृत या असंपूर्ण लंबित लेन देन की समस्या को तेजी से हल करेगा। मानदेय प्रबंधन देखें तो उपयोगकर्ता UPI ऑटोपे के अंतर्गत सभी सक्रिय मानडेट्स को एकीकृत दृष्टिकोण से देख सकेंगे और बेहतर वित्तीय नियंत्रण रख सकेंगे। नेक्स्ट है परिचालन विस्तार। शुरू में चुनिंदा बैंक ग्राहकों के लिए उपलब्ध, जिसे भविष्य में सभी UPI ऐप्स जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है UPI तथ्य। 2016 में NPCI द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। UPI वर्तमान में मासिक 12 अरब से अधिक लेन देन करता है, जिसकी मूल्य 2 लाख करोड़ से अधिक है। केरल होगा भारत का पहला चरम गरीबी मुक्त। 21 अक्टूबर 2025 को केरल सरकार ने घोषणा की कि राज्य 1 नवंबर 2025 को औपचारिक रूप से चरम गरीबी से मुक्त घोषित किया जाएगा। 1 नवंबर से केरल राज्य चरम गरीबी से मुक्त राज्य। अब बस इतना इसमें याद रखना है कि चरम गरीबी से मुक्त राज्य कौन सा, केरल। 1 नवंबर 2025 से डिक्लेयर हुआ है। नेक्स्ट है महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म एवं वी-राइज कार्यक्रम लॉन्च। 18 अक्टूबर 2025 को नीति आयोग के महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म एवं DP वर्ल्ड ने वी-राइज कार्यक्रम शुरुआत की है। वी-राइज का फुल फॉर्म है विमेन एंटरप्रेन्योर्स रीइमेजिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस कार्यक्रम। मुख्यतः देखें तो DP वर्ल्ड के वैश्विक व्यावसायिक एवं लॉजिस्टिक नेटवर्क के सहयोग से 100 चयनित महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश के लिए मार्गदर्शन, व्यापार सुविधा और परामर्श प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम इसका उद्देश्य देखें तो महिला संचालित MSME की निर्यात तैयारी, वैश्विक मार्केट पहुंच, विशेष कौशल एवं व्यावसायिक क्षमता को मजबूत बनाना है। भारत मार्ट दुबई देखें तो चयनित महिला उद्यमियों को दुबई के जेबल अली फ्री जोन स्थित भारत मार्ट में अपने उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। ATR फ्रेमवर्क यह कार्यक्रम WEP के अवार्ड टू रिवॉर्ड पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमिता के लिए साझेदारी समस्या का समाधान व सफलता का उत्सव मनाना है। राज्य खनन तत्परता सूचकांक देखें तो 18 अक्टूबर को खनन मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया है। उद्देश्य इसका उद्देश्य राज्यों के खनन सुधारों को लागू करने की तत्परता, पारदर्शिता, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना है। मूल्यांकन मापदंड। राज्यों का मूल्यांकन 4 मुख्य मापदंडों पर: नीलामी प्रदर्शन, खनन संचालन प्रारंभ करने की गति, नवीन अन्वेषण प्रयास, गैर कोयला खनिजों के टिकाऊ खनन। श्रेणी 1 में देखें तो श्रेणी 1 में इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात शीर्ष पर है। खनिज संपन्न राज्य है MP, राजस्थान एंड गुजरात। श्रेणी B में देखें तो ये मध्यम संसाधन है, गोवा, UP, असम अव्वल है।
तो श्रेणी बी में आपका यूपी है मध्यम संसाधन में। श्रेणी सी में देखें सीमित संसाधन वाले राज्य पंजाब, उत्तराखंड, त्रिपुरा सर्वाधिक प्रदर्शित हैं। तो ये आप श्रेणी ए, बी में शीर्ष पर कौन है याद रखिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी श्रेणी बी में है मध्यम संसाधन वाले राज्यों में। श्रेणी ए में है टॉप पर एमपी, श्रेणी बी में है टॉप पर गोवा एंड श्रेणी सी में है टॉप पर पंजाब। नेक्स्ट है मुक्त व्यापार समझौते और किसानों के बीच अधिकारों पर खतरा। 17 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्टों में सामने आया कि मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से विकसित देश बीजों और जैव विविधता पर कड़े बौद्धिक संपदा नियम थोप रहे हैं, जिससे किसानों के पारंपरिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और कृषि पर कॉर्पोरेट नियंत्रण बढ़ रहा है। मुख्यतः देखें तो बौद्धिक संपदा और बीजों की पृष्ठभूमि 1991 में यूपीओबी कन्वेंशन पौध किस्म संरक्षण पर एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह कंपनियों का नई फसल किस्मों पर 2 से 25 वर्षों तक का विशेष अधिकार देता है। किसानों को बीज बचाने और पुनः उपयोग करने से रोका जाए। मुख्य व्यापार समझौते की भूमिका देखें। कई देशों को अब एफटीए के माध्यम से यूपीओबी 1991 के मानकों को अपनाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। प्रमुख देश अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, जापान लंबे समय से यूपीओबी आधारित कानून को बढ़ावा दे रहे हैं। हाल ही में यूएई ने कंबोडिया, मलेशिया और मॉरिशस के साथ समझौते में ऐसे प्रावधान जोड़े हैं। भारत ने इस दावे का विरोध किया है। खाद्य संप्रभुता पर व्यापार प्रभाव। यूएई का बढ़ता प्रभाव और विदेशी कृषि निवेश खाद्य संप्रभुता के लिए चिंता का विषय है। यूपीओबी मानकों के इस कंपनियों को बीजों पर एकाधिकार मिलता है और किसानों की स्वतंत्रता घटती है। अतिरिक्त कानूनी उपाय। कई एफटीए देशों के पौध पेटेंट कानून अपनाने और बुडापेस्ट संधि पर हस्ताक्षर करने की मांग करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों का पेटेंट संभव होता है। इससे पारदर्शिता घटती है। नेक्स्ट है भारत के आर्थिक सुधार वैश्विक वृद्धि का इंजन। आईएमएफ ने ये कहा है। 16 अक्टूबर 2025 को आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वार्षिक प्रबंधक निदेशक क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने भारत के आर्थिक सुधारों की सराहना की है, जिससे भारत तेजी वृद्धि दर और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदार बना। मुख्यतः देखें तो वृद्धि पूर्वानुमान आईएमएफ ने 2025 के लिए भारत की वृद्धि दर 6.6 बताई है, जबकि अप्रैल-जुलाई में तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8 रही है। सुधारों का प्रभाव। जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स ब्रैकेट में बदलाव, आधार आधारित डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश प्रमुख स्तंभ हैं। सुझाव। व्यापार प्रतिबंध जैसे टैरिफ कम करने और वैश्विक एकीकरण को गहरा करने की सलाह दी गई है। मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटा। भारत के आर्थिक मूलभूत तत्व मजबूत हैं। मुद्रास्फीति घट रही, राजकोषीय घाटा नियंत्रित है। डिजिटल सुधार देखें तो यूपीआई, डीबीटी, जीएसटी और डिजिटल एवं संघीय टैक्स उपाय भारत की वैश्विक आर्थिक भूमिका को मजबूत कर रहे हैं। नेक्स्ट है नवाचार आधारित आर्थिक वृद्धि को स्पष्ट करने हेतु अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार फिलिप ओगियोन, पीटर होविट को मिला है एंड जोएल मोकियर को। ये मोकियर का ऐतिहासिक विश्लेषण जो है, उन्होंने सतत आर्थिक वृद्धि हेतु तकनीकी उपचार की ऐतिहासिक पूर्व शर्तों जैसे सामाजिक स्वीकृति और वैज्ञानिक सोच की पहचान की है। औद्योगिक क्रांति के बाद तकनीकी बदलाव, वैज्ञानिक प्रगति ने वैश्विक वृद्धि का आधार बनाया है। ओगियोन ओविड का गणितीय मॉडल, दोनों ने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन सिद्धांत का गणितीय मॉडल प्रस्तुत किया है, जिससे नई तकनीकों और उत्पाद पुराने और प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा, निवेश, दीर्घकालिक वृद्धि सुनिश्चित होती है। आर्थिक स्थिरता का द्वंद्व। समिति ने कहा है कि मानव इतिहास के अधिकांश समय
ठहराव रहा है। सतत विकास अवधारणा असाधारण है, इसलिए संस्थागत नीति के सुधार आवश्यक है। भविष्य की नीति सलाह अगियोन ने व्यवसाय नीति और प्रतिस्पर्धा में संतुलन और रक्षा, जलवायु, एआई और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक रणनीति के नवाचार का आग्रह किया है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, यह सिद्धांत बताता है कि नवाचार और तकनीकी विकास से पुराने उत्पाद कंपनियां तकनीकें प्रतिस्थापित होती हैं और यह निरंतर आर्थिक एकीकरण और उत्पादकता वृद्धि का प्रमुख स्रोत है। IMF ने घटाया भारत की 2026-27 की GDP वृद्धि दर 6.4 से घटाकर बढ़ाकर 6.6 कर दिया है। तथ्य देखें तो वर्तमान वित्त वर्ष संशोधन 2025-26 की वृद्धि दर को मजबूत पहली तिमाही के कारण ऊपर संशोधित किया गया, जिसे अमेरिकी 50% टैरिफ के प्रभाव को संतुलित करता है। अगले वित्त वर्ष की कमी 2026-27 का अनुमान घटकर 6.2 कर हुआ। RBI के 6.2, IMF RBI 6.8 एंड विश्व बैंक 6.2 से कम है। वैश्विक परिदृश्य, IMF ने 2025 से वैश्विक GDP वृद्धि दर में 3.2%, 2026 में 3.1 रहने का अनुमान लगाया है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि 1.5% रही है, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं की लगभग 4% रही है। अमेरिकी टैरिफ, जुलाई से भारत पर प्रभावी टैरिफ दर बढ़ाकर 35.8% हो गई है, जो चीन के बाद दूसरी सबसे ऊंची है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में देखें तो IMF की स्थापना 1994 में हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसमें 190 सदस्य हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय स्थिरता, मुद्रा सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन और संकटग्रस्त देशों को सहायता प्रदान करना है। भारत IMF का संस्थापक सदस्य है। भारत की नीली इकोनॉमी पर नीति आयोग की नई रिपोर्ट 13 अक्टूबर को नीति आयोग ने भारत की नीली अर्थव्यवस्था, गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन के दोहन की रणनीति रिपोर्ट जारी की है, जिसे सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र और CEO BVR सुब्रमण्यन ने लॉन्च किया है। मुख्यतः देखो तो भारत मत्स्य स्थिति, भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। मछली उत्पादन में वैश्विक उत्पादन में 1% योगदान करता है। लगभग 3 करोड़ लोगों की आजीविका इससे जुड़ी है। 2023-24 में मत्स्य निर्यात से 60,523 करोड़ अर्जित हुए हैं। विशेष आर्थिक जोन, भारत का विशेष आर्थिक जोन 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है और 11,098 किलोमीटर तट रेखा वाला है, जिसकी उत्पादन क्षमता 7.16 बिलियन टन है। अधिकांश गहरे समुद्री संसाधन अब तक अप्रयुक्त हैं। 6 नीति हस्तक्षेप, मत्स्य नीतियों में सुधार, क्षमता निर्माण, नौकाओं का आधुनिकीकरण, सतत प्रबंधन, वित्तीय ढांचा सुदृढ़ करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना है। 3 चरण की योजना है। 2025 से 28 में आधार निर्माण, दूसरे चरण में है 2029 से 32 तक वैश्विक प्रतिस्पर्धा और तीसरे चरण में है 2033 के बाद वैश्विक नेतृत्व। तो ये रहा हमारा क्रॉनिकल के दिसंबर मंथ की आर्थिकी का पोर्शन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।